हेलो ट्रेडर्स। अगर आप स्क्रीनर डॉट इन पैरामीटर सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो पार्ट 1 में हमने समझा था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, यानी कि कंपनी कितनी बड़ी है। लेकिन सिर्फ कंपनी बड़ी हो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो खरीदने लायक भी हो। आज के पार्ट 2 में हम देखेंगे क्या कंपनी करंट प्राइस पे सस्ती है या महंगी, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्क्रीनर डॉट इन के 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूएशन पैरामीटर्स: पी, इंडस्ट्री पी, पीईजी एंड आरओई। सबसे पहले हम देखेंगे पी रेशियो। मार्केट कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितने रुपए देने को रेडी है, दैट इज़ पीई। उसका फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। आपको जो अभी की करंट मार्केट प्राइस है उसको ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, उससे डिवाइड करना होता है, उससे आपको पी रेशियो मिलेगा। एज एग्जाम्पल, शेयर प्राइस अगर 200 रुपया है और ईपीएस 10 है तो आपका पी होगा 200 डिवाइड बाई 10, सो 20 रुपीज़। पी सिर्फ प्राइस एक्सपेक्टेशन हमें बताता है, लेकिन इससे हमें बिजनेस क्वालिटी पता नहीं चलती है। हाई पी का मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक ख़राब है, और लो पी का मतलब ये भी नहीं होता है कि स्टॉक अच्छा है, राइट। तो सिर्फ हम पी के ऊपर से डिसीजन नहीं ले सकते, इसको हम अलग अलग पैरामीटर के साथ भी हमें कंपेयर करना रहता है। नेक्स्ट हम समझेंगे इंडस्ट्री पी। इंडस्ट्री पी मतलब वो क्या होता है, हर इंडस्ट्री का अपना एक एवरेज पी होता है। जैसे कि आईटी इंडस्ट्री का पी 25, एफएमसीजी इंडस्ट्री का पी 40, बैंकिंग इंडस्ट्री का पी 15। अगर हमें इसके कंपैरिजन के हिसाब से देखना होगा तो कोई भी एक आईटी कंपनी है XYZ जिसका पी है 40 और उसकी इंडस्ट्री का पी है 25, राइट। तो ये दोनों वैल्यूज़ को देख के हमें ऐसा लगेगा कि कंपनी इंडस्ट्री से महंगी है, क्योंकि कंपनी का पी 40 है और इंडस्ट्री का 25 है, तो कंपनी इंडस्ट्री से महंगी लग रही है। लेकिन यही हाई पी तब जस्टिफाइड होता है जब कंपनी इंडस्ट्री से फास्टर ग्रो कर रही होती है, तो हमें उसका ग्रोथ रेट भी पता होना चाहिए, वो भी हमें देखना चाहिए। कभी भी आईटी कंपनी के पी को बैंकिंग या पीएसयू से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। पी हमेशा सेम इंडस्ट्री से ही कंपेयर होता है, राइट। सेम सेम एक ही इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग कंपनीज होती है तो उसी का पी कंपेयर होता है। अलग अलग सेक्टर से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। आईटी कंपनी को आईटी कंपनी से ही करना चाहिए, एफएमसीजी कंपनी के पी को एफएमसीजी कंपनी के पी से ही कंपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट अगर अभी हम देखेंगे पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो पी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। उसका फॉर्मूला है पीईजी इज इक्वल टू प्राइस टू अर्निंग डिवाइड बाय अर्निंग ग्रोथ। पीईजी हमें ये बताता है कि कंपनी का पीई उसकी ग्रोथ के हिसाब से सही है या नहीं। हमें पीई हमें पता चल गया, अभी हमें देखना है कि उसकी जो ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से कंपनी का पीई सही है या नहीं है। एज एग्जाम्पल, कोई एक कंपनी ए है जिसका पी 40 है और उसका ग्रोथ 40% है, तो उसका पीईजी कितना होगा, 40 डिवाइड बाई 41, पीईजी होगा इसका 1। कंपनी बी है जिसका पीई भी सेम है, 40 है, लेकिन उसकी ग्रोथ सिर्फ 10% है, तो भी उसका पीईजी कितना होगा, 40 डिवाइड बाई 10, 4 होगा। सो पीई हाई हो गया। दोनों का पी सेम है, 40-40 है, लेकिन कंपनी ए है उसका वैल्यूएशन यहाँ पे जस्टिफाइड होता है क्योंकि उसका ग्रोथ 40% के हिसाब से वो ग्रोथ कर रही है। तो पीईजी रेशियो का हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। पीईजी का अगर हमें इंटरप्रिटेशन करना चाहिए तो हम कैसे समझ सकते हैं कि पीईजी अगर हमारा 1 से कम है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओके है। पीईजी अगर 1 है, नियर अबाउट 1 है, तो फेयर वैल्यूड है। पीईजी 1.5 से ज़्यादा है दैन इट इज़ एक्सपेंसिव। पीईजी की भी लिमिटेशन भी है। पीईजी फ्यूचर ग्रोथ पे बेस्ड होता है, इसलिए कभी कभी वो गलत भी हो सकता है। इसलिए पीईजी को हमें हमेशा आरओई के साथ यूज़ करना चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे आरओई। आरओई क्या होता है, आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, और उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। सिंपल वर्ड्स में कंपनी आपके पैसों को कितनी एफिशिएंटली यूज़ कर रही है ये हमें आरओई से पता चलेगा। अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे तो आपने कंपनी में 100 रुपये लगाए हैं और कंपनी ने 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, तो उसका आरओई कितना होगा, 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 20%। आरओई का इंटरप्रिटेशन के लिए एक टेबल मैंने निकाला है, ये मुझे गूगल के ऊपर से मिला है। आरओई का इंटरप्रिटेशन हम करेंगे तो अगर उसकी रेंज नेगेटिव में है आरओई अपना, तो कंपनी लॉस फेस कर रही है, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। आरओई कभी भी नेगेटिव वाला हो तो वो स्टॉक को हमें सिलेक्ट नहीं करना चाहिए।
ROE अगर 5 से कम है तो वीक परफॉर्मेंस है और लो एफिशिएंसी है प्रॉफिट जनरेट करने की, तो उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। 5 to 14 है तो एवरेज है, तो उसको देख सकते हैं, इट्स ओके। 15 to 20% वो स्ट्रांग है, हेल्दी परफॉर्मेंस। तो हमारा जो चेकलिस्ट रहेगा स्टॉक सिलेक्शन का, उसके अंदर ROE हमेशा 15 से 20 के बीच में होना चाहिए। अगर वो 25 से भी ज़्यादा है, मतलब ROE बहुत ज़्यादा है, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसका डेप्ट ज़्यादा है। कभी कभी ROE हाई होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि कंपनी ने ज़्यादा डेप्ट लिया हो, इसलिए हाई ROE के साथ डेप्ट भी चेक करना ज़रूरी होता है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में देखेंगे। सो अभी के ऊपर से आप इतना देख सकते हो कि हमें ROE जिसमें 15 से 20% तक का होगा वो स्टॉक हम स्टडी के लिए देख सकते हैं, ले सकते हैं। अभी जो हमने जितने भी पैरामीटर्स देखे, PE, इंडस्ट्री PEG और ROE, वो सबको अगर सिंपल फ्रेमवर्क में अगर हमें स्टेप बाय स्टेप देखना हो किसी स्टॉक के ऊपर, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें PE देखना है, उसके बाद स्टेप 2 में इंडस्ट्री PE से उसको कंपेयर करना है, स्टेप 3 में PEG से ग्रोथ जस्टिफाई है कि नहीं वो देखनी है, और स्टेप नंबर 4 में हमें ROE से बिजनेस क्वालिटी चेक करनी है कि उसने डेप्थ तो नहीं लिया है ना, उसका ROE जस्टिफाइड हो रहा है या नहीं ग्रोथ के हिसाब से। अगर ये चारों चीज़ों लाइन में आती है तब वैल्यूएशन रिजनेबल मानी जा सकती है। तो मार्केट कैप हमें ये बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, लेकिन वैल्यूएशन बताता है कि उस प्राइस पे एंट्री सही है या नहीं। अगले पार्ट 3 में हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर्स जैसे कि ROCE, मार्जिन और बिजनेस स्ट्रेंथ। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।